हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और हम बेसिकली ज्योग्राफी में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे थे। हिमालय को हम लोग देख चुके थे। ग्रेट प्लेन को हम लोग आपका देख चुके थे। और जो है आपका प्रायद्वीपीय जो भारत का खंड है, जिसमें हम छोटे नागपुर का पठार, दक्कन प्लेट्यू, ये सब चीजों को हम लोग देख चुके थे। आज बेसिकली हमको कोस्टल प्लेन की बात करनी है, जो आपके तटीय मैदान है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और उसके बाद हम लोग द्वीप की बात करेंगे। इवन दैट हम लोग आपका रेगिस्तान, महामरुस्थल, भारतीय मरुस्थल थार की भी बात कर चुके हैं कि राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में फैला एक मरुस्थल है। इसको भी हम देख चुके हैं। बारिश कम होने का कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी क्लास में शांत होकर बैठ जाइए, जो बच्चे अभी तक नहीं बैठ पाए बेटा। और सबसे पहले आप देखिए, हम कुछ पढ़ रहे थे तो ये बात ध्यान मत दीजिए, हम लोग पढ़ चुके थे। इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं। और इसमें हमने इन सारी चीजों को एक एक करके गौर करके काराकोरम, लद्दाख, श्रेणियां, इन सबको हमने देख लिया। हिमालय को हम सब पढ़ चुके हैं। नदियां, ठीक है, पंजाब हिमालय तक हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बात कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, भारत में मरुस्थल, मरुस्थल की हम बात करते हैं तो देखिए, भारत में एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार का रेगिस्तान। क्या कहते हैं इसको हम? थार का रेगिस्तान के। बेसिकली अगर आप भारत में बात करें, जो भारत के राज्य हैं, वो किस किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो राजस्थान है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी है, ये देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है, इसमें भी देखने के लिए मिलता है। बड़ा यूनिक है। और आपको पता है, दुनिया का पहला ऐसा मरुस्थल है जो बहुत घना बसा है। दुनिया के आप और मरुस्थलों को जाकर विजिट कीजिए, आपको इतने घने बसे नहीं मिलेंगे जितना घना बसा अकेला हमारा ये मरुस्थल है। क्लियर है? और अगर मैं से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है, बेसिकली ये कुछ वहां ऊपर राजस्थान वाला, ये सारा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? जैसे आप ये देख रहे हैं, महामरुस्थल की अगर मैं बात करूंगा इसमें, तो बेसिकली ये जो रीजन है इसका, कौन सा वाला, ये है, ये रीजन। और कुछ यहाँ भी है, ये सिंधु, यहाँ सब आपको देखने के लिए मिलेगा, सिंधु नदी के नीचे नीचे तक। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बेटा हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से अलावा आगे बढ़ रहे हैं तटीय मैदानों की। क्योंकि आपको पता है, जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो मैंने हम लोगों ने को डिस्ट्रीब्यूट किया था। हम उनको देख रहे थे कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस प्रकार है, कैसा कुछ है। तो बेटा इतना तो हम देख चुके हैं अब तक। इधर देख लिया ये। अब हमको तटीय मैदान और द्वीपों की बात करनी है। तटीय मैदान और द्वीपों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, हमारे पास कोस्टल तट कितने हैं, मैं आपको बनाकर समझाता हूँ। और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आपको बेटा घर से करके लाना है। ठीक है? अब जैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अब हम इसके आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हम देख रहे हैं भारतीय तटीय मैदानों को हम लोग देख रहे हैं। और भारतीय तटीय मैदान में दो तटीय मैदान आपको मिलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान।
ये आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, तट यानी कि कोस्टल एरिया के वो क्षेत्र जहां पर तट है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा तटीय प्लेन है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा मोटा करता हूं क्योंकि लाइन, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में है कैसा, क्योंकि कहीं पर कटा फटा कहीं पर छटा है तो नेचुरल सा आपको थोड़ा सा दिखे। तो इस प्रकार का हमारा प्लेन है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम पूर्वीय तट, और ये जो क्षेत्र है हम इसको बोलते हैं आपका पश्चिमी तट। अब पश्चिमी तट के पैरेलल, कोस्ट से बिल्कुल भिड़ा हुआ नहीं, तट से थोड़ा सा दूर, ये देखिए यहां पर कुछ आपका पर्वत जैसे है, इनको हम आपका सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री। अब क्या होता है, यहां है अरब सागर, यहां क्या है अरब सागर, और यहां क्या है पश्चिमी, ओ सॉरी, बंगाल की खाड़ी। अब क्या होता है, जब इधर से सागर की लहरें आती हैं तो ये क्या करती हैं, आगे तक बढ़ाती हैं। अब जो ये तट हैं, इनके तटों के तुरंत पास ही क्या नहीं है, पर्वत नहीं है, कुछ डिस्टेंस पर है। कैसे हैं, कुछ डिस्टेंस पर। तो पर्वतों के जो तट हैं और ये जो आपकी समुद्र बॉर्डर है, इनके बीच में क्या है, आपका मैदान है। क्या है, ये सारा मैदान है। कैसा है, ये पूरा मैदान है। ये कैसा है, मैदान। ऐसे ही क्या है, ये मैदान है। ये क्या है, मैदान है। इन्हीं मैदानों को हम कहते हैं तटीय मैदान। इन तटीय मैदानों में आपकी खेती वेती सब होती है। क्या करते हैं हम, पूरा कृषि करते हैं। जो आपके तटीय क्षेत्र है, इनमें क्या करते हैं हम बेसिकली बच्चों, कृषि करते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदी अपना डिपोजिशन बनाती हैं, समुद्र की आपकी जलवायु बड़ा इनको प्रभावित करती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये पर्वत शुरू होते हैं जिनको हम सह्याद्री कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहीं पर आपका नीलगिरी पर्वत है, अन्नामुड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, छोटी छोटी पहाड़ियां और कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको सब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब जब यहाँ से मानसून आता है तो इनके सहारे जो जो इनकी पीक है वो इनसे टकराकर इन क्षेत्र में वर्षा करता है, और वर्षा करता है तो बहुत सारी सदा नीरा वर्षा वो निकलती है, मतलब नदियां निकलती हैं जो इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। कैसा करती हैं, इन क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। अभी देखिए इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कोंकण तट कहते हैं, कहीं मालाबार तट कहते हैं, कहीं कोरोमंडल, और कहीं उत्तरी सरकार। तो क्या कहा जाता है आपका, ध्यान दीजिए, क्या कह दिया, इसे कह दिया आपका कोरो, नहीं, कोरोमंडल तो दूसरा है, ये कोंकण तट। क्या है, कोंकण और मालाबार। कोंकण तट। और ये कौन सा है, मालाबार तट। और ये कौन सा है,
मंडल तट, और ये कौन सा है, उत्तरी सरकार तट। ध्यान रहेगा, इन तटों को इस नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम है। और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। और यहां पर बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक इस तरीके से ही बना। तो आई होप कि कुछ आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जिस तरह से आप इस घाट को देखते हैं, आप यहाँ पहाड़ समझते हैं कि तुरंत समुद्र है, उसके बाद बीच में मैदान नहीं है, और तुरंत उसके बाद पहाड़, ऐसा नहीं है। समुद्र किनारे से लेकर पहाड़ों के बीच काफी चौड़ा मैदान है, उनको कहते हैं तटीय क्षेत्र के मैदान। फटाफट अब आपके लिए होमवर्क है कि यहां से लेकर और यहां तक, इसको हम पूर्वी तट कहते हैं, कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, आपको उनका नाम लिखना है, ठीक है। और इधर यहां से लेके यहां तक कितने राज्य हैं। तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, तो यहाँ उत्तरी सरकार है, और इसको बहुत बार उत्कल कोस्ट भी कहते हैं, उत्कल कोस्ट या उत्कल तट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए फटाफट ढूंढ के बताइए, ये आपका मालाबार है, और ये कोंकण है, और ये कोरोमंडल है। चलिए बेटा फटाफट लिखिए, कौन कौन से राज्य कितने क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, नहीं तो फिर मुझे कराना पड़ेगा। आप देख लें, आगे बढ़े। चलिए, तो आप शुरू करेंगे स्टेट को देखना। तो गुजरात से शुरू होता है वैसे थोड़ा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और आपका वेस्ट बंगाल तक क्षेत्र पूरा बढ़ता हुआ पहुंच जाता है। बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं, इतना है नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे मैप को देखोगे, नीचे है कहाँ दूसरा मैप, चलिए हो जाएगा आपका। तो इतना आपने देख लिया, थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी को, काफी कुछ सीख लिया आपने, देख लिया। आई होप कि अब आपको क्लियर आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तटीय मैदान, आदित्य पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। पश्चिमी घाट पश्चिमी पूर्व अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भाग है, तटीय भाग कोंकण, मुंबई और गोवा। तो हम मुंबई और गोवा के बीच के भाग को हम कहते हैं कोंकण, मध्य भाग को हम कहते हैं कन्नड़, और दक्षिण के भाग को कहते हैं हम मालाबार। तो कन्नड़ तट एक और इसमें दिखाई, ये क्या मिलेगा है आपको, कन्नड़। क्लियर है, तो ये वाला भाग 3 भाग में डिवाइडेड है। तो ये भाग कौन सा हुआ, कोंकण, और ये कन्नड़, और ये मालाबार। ध्यान रहेगा इतना। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तार मध्य मैदान चौड़ा है। तो बंगाली खाड़ी के मैदान विस्तार थोड़े चौड़े और समतल है, उधर चौड़ाई कम है क्योंकि वो नैरो है, उधर चौड़ाई कम है, और यहां मैदान बड़े हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार, और जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं।
बड़ी नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील इसकी महत्वपूर्ण तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। तो चिल्का एक इसकी महत्वपूर्ण भूतटीय झील आपको दिखाई देगी। तो कंपेयर बन जाए, कंपैरिजन अगर आप करोगे कि दक्षिणीय पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में मैदानों की चौड़ाई कहां पर ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि जो पूर्वीय मैदानी तट है पश्चिमी तट की तुलना में वो चौड़े ज्यादा है। क्लियर है कैसे हैं? वो चौड़े आपको ज्यादा दिखाई देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देख लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए तटीय मैदानों में ऐसे तटीय मैदान है कि छोटा मोटा नहीं है, लोग यहाँ खेती कर रहे हैं अपनी। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा में महानदी तट के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। किसके पास है? महानदी डेल्टा के पास। और कैसी है? भारत की सबसे सॉल्टेड लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। सबसे ज्यादा खारा पानी इसमें आपका पाया जाता है। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं द्वीप क्षेत्र में। द्वीप, और आप देखते हैं दो द्वीप हैं। द्वीप कितने थोड़े से देखते हैं। पहले आप दो देख चुके हैं कि भारत में मुख्य स्थल के अत्यधिक विशाल हैं और अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का समूह है और आप इन दोनों द्वीपों को समूह को चयन कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक अरब सागर के द्वीप समूह और एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। क्लियर है? ऐसे द्वीप है। ये क्या है? बेसिकली ऐसे आइलैंड है आपको, जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? आइलैंड है, ऐसे तो होते हैं द्वीप। समुद्र के अंदर वो हिस्सा जो आपका लैंड का हो वो तो द्वीप है भाई। अब देखिए, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप ज्ञात कीजिए। तो पहले केरल राज्य देखिए। केरल जो आपका केरल है, और जो केरल का जो आपका तट है उस तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और उसी क्षेत्र में स्थित है लक्षद्वीप समूह। और द्वीपों की छोटे समूह या आपके प्रवाल द्वीप से निर्मित है। अभी हम जानेंगे कि प्रवाल बेसिकली क्या होते हैं। प्रवाल से निर्मित है। और मिनिकॉय, लंका द्वीप, एमन द्वीप, ये कहां पर है? मिनिकॉय, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, सबको हम देखने वाले हैं। तो 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया 1973 में। ये कुल 32 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा द्वीप है। तो सबसे छोटा द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है। कावारत्ती लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी और मुख्यालय भी। द्वीप समूह पादप और जंतु के लिए प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका पेटी द्वीप जो मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर दक्षिण की तरफ फैला एक द्वीप है जिसको हम देखें, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इधर एक फैला एक और द्वीप है जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कह रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हम देखते हैं। बढ़ जाए आगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर तो बेसिकली आपका समाप्ति हो चुका है। तो इसमें बिखरे हुए दो द्वीप है जिसको हम अंडमान और दक्षिण में द्वीप में कोवार निकोद्वीप के नाम से जाना जाता है, और निमंजन दबा हुआ यह पर्वत द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह पूरे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जीव जंतु में बहुत अधिक विविधता है। करें यहाँ पर जो भी आपके जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें बहुत अधिक आपकी विविधता जो है पाई जाती है। ठीक, विषुवतीय व्रत के समीप स्थित है एवं जलवायु विषुवतीय है, और यहाँ पर सघन जंगल आच्छादित है। बड़े बड़े जंगल, सघन जंगल क्षेत्र यहाँ पर आपका पाए जाते हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं।
क्लियर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैरम द्वीप में, तो कैसा है, एकमात्र सक्रिय द्वीप समूह जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर है? ये हमको देखना। तो प्रत्येक विभाग की विशेष रूप से स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट करता है कि एक महत्वपूर्ण पूर्वक जो पूरे देश में प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वतों के जल वन प्रमुख स्रोत हैं, वन के भंडार हैं और विकास की अवधारणाओं पर मिलते हैं। 18 भाग में खनिज के भंडार हैं, देश में औद्योगिक विकास की भूमिका निभाते हैं, तटीय क्षेत्र मत्स्यायन और पौध संबंधी क्रियाकलाप को उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार देश में भौगोलिक आकृतियां भविष्य में अनेक समस्या और संभावनाओं को दिखाती है। तो कुल मिलाकर हमारा भारत का एक यूनिक स्ट्रक्चर हमारी जैव विविधता को संभाले हुए संजोए हुए प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें वो सब चीज प्रोवाइड कराता है जो एक सक्षम देश के पास होनी चाहिए। और भारत का अद्भुत स्थिति, जिसको हम उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हम 3 तरफ से जल से घिरे हैं और एक तरफ से हम आपका किससे घिरे हैं, हिमालय पर्वत से। यही कारण है कि हमारी सेफ्टी और हर चीज और हर तरह की ऋतु का अनुभव हम भारत की इस विशेष स्थिति में करते हैं। क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है इसको देख लेते हैं फिलहाल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।